हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल आज जो टॉपिक अपन ले रहे हैं जो पढ़ेंगे वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर सीरीज का टॉपिक है ये, और अपन इसको शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बॉन्डिंग अपने आप ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नीट के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और जेई भी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो वेस्पर थ्योरी की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो अगर बॉन्डिंग से उसे क्वेश्चन उठाना है तो वेस्पर थ्योरी उसका एक पसंदीदा टॉपिक बन जाता है। यहाँ से वो कोशिश करता है कि ज़्यादा क्वेश्चन उठा ले। वेस्पर थ्योरी को अपन काफ़ी पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, 3-4 पोस्टुलेट्स के अंदर इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ये एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन के आगे का पार्ट है। हाइब्रिडाइजेशन तक अपन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन निकालना सीख जाते हैं। फिर अपन ये देखते हैं कि हाइब्रिडेशन निकाल लिया, उसके बाद उसकी शेप ज्योमेट्री वगैरह की बात करते हैं। कैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे अपन बोलते हैं कि किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो अपन बोल देते हैं कि वो लीनियर शेप रखता है। किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो अपन बोल देते हैं कि वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। यानी हर हाइब्रिडाइजेशन का, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट शेप के बारे में अपन बात करते हैं, उसकी शेप अपन बताते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन शेप डिफरेंट तरह की है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ जैसे कि मैंने लिया CO2, यहाँ एग्जांपल की बात करूँ जैसे मैंने लिया BF3, तो उसके बाद देखो मोबाइल मैंने ले लिया CH4, अपन ने लिया NH3, अपन ने लिया H2O। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है और हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है। ये बताया जाता है टेट्राहेड्रल शेप का, ये बताया जाता है पिरामिडल शेप का, और H2O आपके V शेप कंसीडर किया जाता है। और H2O आपके V शेप कंसीडर किया जाता है। सही है। तो ये जो शेप के बारे में जानकारी है, यही जानकारी हमें वेस्पर थ्योरी से मिलती है, और इसके अलावा इसके आगे और एडवांस इसके जो क्वेश्चंस हैं वगैरह ये सब हमें वेस्पर थ्योरी से ही पता चलती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि वेस्पर थ्योरी हमें उसके बारे में बताती है, लेकिन मेनली ये थ्योरी जिससे डील करती है वो है आपके शेप ऑफ द मॉलिक्यूल से। तो स्टार्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी के अंदर। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात करता हूँ और फिर आगे इसमें अपन बात करेंगे कि किस तरह से ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रही है आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए। स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ की बात करता हूँ। दो टर्म आती है आपके पास, एक बोला जाता है शेप और एक बोली जाती है ज्योमेट्री। बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, बच्चे ज्योमेट्री शेप कई बार सेम ही बोल देते हैं कि एक ही चीज़ होती है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले इसी डिफरेंस की। मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री और शेप। सही है। देखो ज्योमेट्री की डेफिनेशन बताई जाती है 3D अरेंजमेंट ऑफ hybrid orbitals around सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जिस तरह से अरेंज होते हैं उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें उसकी दिखाई देती है किसी मॉलिक्यूल की, उसे हम उसकी ज्योमेट्री बोलते हैं। सही है। अब ऑर्बिटल की बात की है ना, तो उसके अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। यानी कि बॉन्ड्स बनाने वाले इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड नहीं बनाने वाले जो लॉन पेयर्स हैं वो भी उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। यानी बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों इसके अंदर कंसीडर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑर्बिटल्स का है और ऑर्बिटल्स में दोनों तरह की चीजें होती है।
लेकिन जब शेप की डेफिनेशन बताई जाती है तो वो कुछ इस तरह से बताई जाती है कि 3D अरेंजमेंट ऑफ bonded atoms around सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्डेड एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो आपके क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट है, यानी कि यहाँ पर लॉन पेयर नाम की जो चीज है वो कंसीडर नहीं की जाती, जबकि यहाँ पर लॉन पेयर कंसीडर किए जाते हैं। तो पहली चीज यही समझने वाली है कि लॉन पेयर कहाँ कंसीडर होते हैं और कहाँ कंसीडर नहीं होते। ज्योमेट्री में लॉन पेयर कंसीडर किए जाते हैं, जबकि शेप के अंदर लॉन पेयर के लिए कोई जगह नहीं होती। शेप में लॉन पेयर को नहीं शो किया जाता, लेकिन हाँ शेप को जब निकालते हैं, जब शेप डिसाइड की जाती है, तब लॉन पेयर का रोल जरूर कंसीडर किया जाता है। रोल से क्या मतलब है? रोल से मतलब है कि उसका इफेक्ट, उसका रिपल्शन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर उसका जो रिपल्शन है उसको तो कंसीडर करेंगे, लेकिन उसको खुद को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपके, मेजर डिफरेंस होते हैं आपके किसके बारे में, ज्योमेट्री और शेप के। आई बात समझ में? तो ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंट है कि ज्योमेट्री जो है वो ऑर्बिटल का अरेंजमेंट है, जबकि शेप जो है वो बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट है। ज्योमेट्री के अंदर लॉन पेयर कंसीडर किए जाते हैं, जबकि शेप के अंदर लॉन पेयर कंसीडर नहीं किए जाते, लेकिन शेप को डिसाइड करने में लॉन पेयर का रोल जरूर कंसीडर किया जाता है। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं इसके पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे कि सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या उसने शेप के बारे में बताया था, और उसके बाद अपन नेक्स्ट इसके वैरायटीज की बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे इसके शेप के अंदर। सबसे पहले ये थ्योरी दी किसने थी? ये थ्योरी थी आपके गिलेस्पी और नाइमो, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने आपके ये थ्योरी सबसे पहले दी थी, जो कि किससे डील करती है? ये थ्योरी आपके शेप, मॉलिक्यूल की शेप से ये थ्योरी आपके डील करती है। आई बात समझ में? अपन शेप और ज्योमेट्री के बारे में सीख लिया। अब अपन उठाते हैं इसका सबसे पोस्टुलेट। फर्स्ट क्या कहता है आपके, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर बॉन्ड्स पेयर एंड नो लॉन पेयर आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, यानी आपके मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, किसी तरह का कोई लॉन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन से जो ज्योमेट्री आती है वही आपकी शेप बन जाती है। यानी यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप अपन एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर तो है ही नहीं, लॉन पेयर है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो जैसा ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट होगा वैसे ही आपके क्या अरेंजमेंट हो जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन से जो उसके फंडामेंटल ज्योमेट्री शेप होती है वही यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बताई जाती है। कैसी फंडामेंटल बताई जाती है? जैसे कि अपन बात करते हैं, मान लो ये एक कॉलम n का बना लेता हूँ, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन का और ये आपके शेप या ज्योमेट्री का। सही है? जब भी n बराबर 2, n का फॉर्मूला याद है, n जिसकी हेल्प से अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते थे। सही है? पिछले लेक्चर के अंदर n निकालना अपन ने सीख रखा है, तो वहां जाके अपन n देख सकते हैं अगर कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो। n बराबर 2, हाइब्रिडाइजेशन आता है sp, शेप बताते हो इसकी लीनियर। n बराबर 3, हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2, शेप बताते हो इसकी
ट्राइगोनल प्लेन। लीनियर का मतलब एकदम साफ साफ लीनियर। ट्राइगोनल प्लेन का मतलब इस तरह से n बराबर 4 हाइब्रिडाइजेशन बताते हो, sp3 शेप बताते हो टेट्राहाइड्रल। सही है। n बराबर 5 हाइब्रिडाइजेशन बताते हो sp3t और शेप बताते हैं उसकी ट्राइगोनल बाइपायरामिडल, यानी एक तो ट्राइगन बनाएंगे और दो इस तरह से पायरामिडल के जैसे। n बराबर 6 बताया जाता है sp3b2 और शेप आती है आपके इसके ऑक्टाहाइड्रल। सही है। कैसे शेप बताई जाती है इसकी? ऑक्टाहाइड्रल इसकी शेप यहाँ पर बताई जाती है। और कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। सही है। तो इस तरह से अपन सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन से ही क्या बताते हैं, उसकी शेप बता देते हैं। सही है। अब इसके अंदर मैं दूसरी वैरायटी की बात करता हूँ। दूसरी वैरायटी क्या है कि अब वो स्पीसीज आएगी, वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, और लॉन पेयर प्रेजेंट जिनके ऊपर होगा वहाँ किस तरह से शेप चेंज हो जाएगी उसकी बात अपन इस नेक्स्ट पोस्टुलेट के अंदर करेंगे। तो सेकंड पोस्टुलेट की बात करता हूँ। If bond pair and lone pair both are present in molecules, यानी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों प्रेजेंट है। सही है। जब मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो देखो इनके मिक्सअप रिजल्ट या इनके रिजल्टेंट आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। सिर्फ जब बॉन्ड पेयर था आपके पास तो वहां पर एक ही तरह का रिपल्शन था, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन जैसे ही लॉन पेयर आएगा तो यहाँ आपके पास तीन तरह के रिपल्शन आएंगे, लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ पावर की बात करूं तो लॉन पेयर रिपल्शन पावरफुल होता है, उसके बाद लॉन पेयर और सबसे लास्ट में नंबर आता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन का। तो इसके रिजल्ट इन इफेक्ट्स को, इन रिपल्शन को ध्यान में रखते हुए इनके सबके मिक्सअप रिजल्ट से ही आपके मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड की जाती है। यानी कहाँ पर लॉन पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, कहाँ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, कहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है। तो ये वैरायटी चेंज होती रहती है मॉलिक्यूल में, ये रिपल्शन चेंज होता रहता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो इसके चेंज होने से मॉलिक्यूल की शेप भी आपकी क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है। इसी वजह से सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी हमें डिफरेंट तरह की शेप मिली थी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक डिफरेंट रिपल्शन प्रेजेंट था। कहीं पर लॉन पेयर था ही नहीं, कहीं पर एक लॉन पेयर था, कहीं पर दो लॉन पेयर थे। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर के चेंज होने से ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वैल्यू चेंज होती है और इसी कारण अपनी शेप भी क्या होती है, चेंज होती है। आई बात समझ में? तो जब मॉलिक्यूल में लॉन पेयर कंसीडर किया जाएगा, लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर इस रिपल्शन के रिजल्ट से ही आपके शेप डिसाइड होगी। अब हर बार हम इस रिपल्शन को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड कंडीशंस ध्यान में रखना पड़ता है कि जब एक लॉन पेयर होता है तो किस तरह से शेप आती है, दो लॉन पेयर होने से किस तरह से शेप आ जाती है। तो हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकली हिसाब किताब रखना पड़ता है क्योंकि हमें प्रैक्टिकली रिपल्शन की वैल्यू पता नहीं होती है मॉलिक्यूल्स में। तो हमें थोड़ा अंदाजे से ही चलना पड़ता है कि हाँ ये रिपल्शन लगेगा तो इस तरह से बॉन्ड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा और ये शेप हमें मिल जाएगी। सही है।
आइए बात करते हैं किस तरह से लॉन पेयर के इफेक्ट में मॉलिक्यूल की शेप चेंज होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा और किसकी कम होती है। सही है, तो सबसे पहला केस बनाता हूँ मैं इसके अंदर। केस फर्स्ट है आपके पास जब n बराबर 2। सिंपल शुरू से ही स्टार्ट करेंगे एकदम। n बराबर 2, यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की बात करें तो एक ही कंडीशन हो सकती है 2 + 0। n बराबर 2 के अंदर आपको एक ही कंडीशन देखने को मिल सकती है बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की, वो है 2 + 0, यानी सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, लॉन पेयर होगा नहीं। तो ये तो कोई पुराने वाला केस बन गया, और पुराने वाला केस बन गया तो शेप भी हमें क्या बताई जाएगी, लीनियर भी बताई जाएगी इस तरह से। और ये जो बॉन्ड एंगल आएगा आपके पास कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। मैं बात करता हूं केस सेकंड की। जब n बराबर 3, यहां पर जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के मुझे केसेस मिलेंगे वो मुझे 3 + 0 भी मिल सकता है और 2 + 1 भी मिल सकता है। 3 + 0 तो मेरा वही वाला केस आ गया, कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर वाला, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर। 2 + 0 का मतलब 2 बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के, ये मेरा सेंट्रल एटम, यहाँ पे मैंने इसकी तरफ 3 बॉन्ड पेयर बना दिए। 2 + 1 का मतलब सेंट्रल एटम ने 2 बॉन्ड पेयर बना रखे होंगे और एक उसके ऊपर क्या रह जाएगा, लॉन पेयर रह जाएगा। तो जब भी 2 + 1 केस आएगा तो मॉलिक्यूल की शेप देखो क्या आ रही है, ये वी शेप नहीं आ रही है आपके पास। ये तो आपका टिपिकल वही है ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ जो बॉन्ड एंगल आएंगे आपके पास वो 120 का बॉन्ड एंगल आएगा, जबकि यहाँ पर लॉन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 120 से कम आ जाएगा। आई बात समझ में? तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड। अब मैं बात करता हूं केस थर्ड की। केस थर्ड यानी n बराबर 4। n बराबर 4 में जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के केसेस मिलेंगे वो आपको 4 + 0 भी मिल सकते हैं, आपको 3 + 1 भी मिल सकते हैं और आपको 2 + 2 भी मिल सकते हैं। एक एक की बात करता हूं। 4 + 1 का मतलब 4 बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के चारों तरफ, ये तो नॉर्मल हुई आपकी टेट्राहेड्रल शेप हो गई। एक 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल यहाँ पर बताया जाता है सब मॉलिक्यूल्स में, सब बॉन्ड्स के बीच में। नेक्स्ट है 3 + 1 यानी 3 तो बॉन्ड पेयर और एक इसके ऊपर क्या आता है, लॉन पेयर, और इस शेप को बोला जाता है पायरामिडल शेप। क्या बोला जाता है, पायरामिडल शेप। और यहाँ पर चूंकि लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से क्या आएगा आपके, कम आएगा, लगभग 107 के आसपास बताते हैं हम। 2 + 2 की बात करूं तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर रह जाएंगे और 2 ही लॉन पेयर आ जाएंगे। ये आपको वी शेप जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे शेप क्या बताई जाएगी, वी शेप। और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल आपके 109 डिग्री 28 मिनट से और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने लॉन पेयर आ गए आपके पास, 2 लॉन पेयर आ गए। 2 लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल और हो जाएगा। सही है, तो n बराबर 4 के अंदर 3 केस बन सकते हैं और 3 केस के अंदर जो मॉलिक्यूल की शेप आएगी वो इस तरह से आएगी। तो देखो n बराबर 4 है यानी हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन फिर भी लॉन पेयर के नंबर चेंज होने से आपके यहाँ पर शेप भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मॉलिक्यूल जब वो आपको देगा
तो आपको पहचानना है उसका हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में उसका केस क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे उसने दे दिया NH3, उसने दे दिया H2O, हमें पता है कि ये भी sp3 है, हमें पता है कि ये भी sp3 है, हमें ये भी पता है कि यहाँ केस बनेगा 3+1, यहाँ केस बनेगा 2+2, तो हम आसानी से उसकी शेप बता पाएंगे 3+1 में क्या है और 2+2 के क्या है। लास्ट में अपन एक चार्ट बना लेंगे और बहुत आसानी से अपन मॉलिक्यूल की शेप को वहाँ पर बता पाएंगे। अभी एक बार अपन धीरे धीरे एक एक को चेक करें। नेक्स्ट केस फोर्थ की बात करता हूं, यानी m बराबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। सबसे पहला केस 5+1, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की शेप आपको पता चलती है वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या शेप है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसे शॉर्ट के अंदर में TBP से भी लिखना। ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन को ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये दो हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक इसके अंदर होता है pd हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा ये मिक्सचर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। क्योंकि देखो इसकी शेप आपको दो से मिलकर बनी हुई दिखाई देगी। दो कैसे? एक आपके ट्राइगोनल और एक आपके लीनियर। जब आप ट्राइगोनल, प्लेनर और लीनियर को आपस में मिला दोगे तो क्या आपके पास ये TBP नहीं बन जाएगा क्या? यानी TBP दो हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सचर है, PD हाइब्रिडाइजेशन और sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके ट्राइगोनल के लिए जिम्मेदार है, जबकि ये जो PD है ये आपके लीनियर बॉन्ड्स के लिए जिम्मेदार है। लीनियर बॉन्ड्स के लिए जिम्मेदार है। PD में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो pz और pz स्क्वायर करते हैं, जबकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो s, px और py ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। लीनियर शेप बनाने वाले बॉन्ड्स को एक्सियल बॉन्ड्स कहा जाता है, और ट्राइगोनल प्लेनर बनाने वाले बॉन्ड्स को इक्विटोरियल बॉन्ड्स नाम दिया जाता है। यानी कि लीनियर बॉन्ड्स जो बना रहे हैं वो एक्सियल है, और ट्राइगोनल बॉन्ड जो बना रहे हैं वो आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं। क्योंकि PD हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी तरह के s ऑर्बिटल है ही नहीं, तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो कम है, जबकि यहाँ पर आपके जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो ज्यादा है। परसेंटेज s कैरेक्टर कम होने की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, इन एक्सियल बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, जबकि इक्विटोरियल की जो लेंथ है वो आपके कम होती है। इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल की ज्यादा बताई जाती है इन कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स। आई बात समझ में? एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बताई जाती है, यानी एक्सियल बॉन्ड को ज्यादा लंबा बताया जाता है इन कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये है आपके पीछे की कहानी इन ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की। अब चूंकि यहाँ पर दो तरह के अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड, बॉन्ड्स अलग अलग तरह के हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह की है, तो यहाँ आने वाले एटम्स भी तो अलग अलग तरह के होंगे। एटम्स अलग अलग तरह के इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास दो एटम्स आए, कौन से? आपके पास मान लो एक फ्लोरीन आया और मान लो एक आपके पास आयोडीन आया। अब फ्लोरीन और आयोडीन में से
फ्लोरीन भी एक्सियल पर जा सकता है, आयोडीन भी एक्सियल पे जा सकता है, फ्लोरीन भी इक्वेटोरियल पे जा सकता है, आयोडीन भी इक्वेटोरियल पे जा सकता है। तो हमारे हिसाब से तो कोई किसी के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से यहाँ आने वाले एटम्स भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, और कौन सा एटम कौन से बॉन्ड को सबसे पहले गेन करता है या कौन से बॉन्ड में सबसे पहले जाता है, इसके बारे में हमें बेंट ने बताया था बेंट रूल के अंदर। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल किस एटम का चुनाव करेंगे, या कौन सा एटम एक्सियल बॉन्ड का चुनाव करेगा, कौन सा एटम इक्वेटोरियल बॉन्ड का चुनाव करेगा, इसके लिए हमें बेंट रूल पढ़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट में इसमें बात करता हूँ बीच में बेंट रूल की। तो हेडिंग डाल देंगे अपन बेंट रूल। साइंटिस्ट का नाम था बेंट एच बेंट। उसी ने कहा था, उसी के स्टेटमेंट को अपन बेंट रूल के अंदर पढ़ते हैं। बेंट ने क्या कहा था, सिंपल सीधा बता देता हूं। बेंट ने कहा था कि हाई ईएन कंटेनिंग एटम्स या फिर ग्रुप्स refers एक्सियल पोजीशन, और इसका रीजन दिया था लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो हाई ईएन कंटेनिंग एटम्स प्रिफर करेंगे एक्सियल पोजीशन को, रीजन बताया था लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहां पर अपने पास पीवीपी के अंदर दो पोजीशन आई। एक है एक्सियल और दूसरी इक्वेटोरियल। तो जो हाई पीएम वाले कंटेनिंग एटम्स या फिर मॉलिक्यूल हैं, वो तो जाएंगे एक्सियल पर, और जो लो ईएन वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो और लॉन पेयर, ये कहां जाएंगे, आपके इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास बेंट रूल। अब इसी की हेल्प से अपन आगे वाले इसके केसेस को ड्रॉ करेंगे। इसके आगे वाले केसेस किस तरह के, हाइब्रिडाइजेशन जब sp3d होगा तो उसमें लॉन पेयर कंसीडर जब होंगे तो कहां पर लॉन पेयर को रखेंगे, उसके लिए ही अपन ने इन सब चीजों को पढ़ा। तो अब इसके अंदर अपन सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन 5 + 0 पढ़ ली। सेकंड कंडीशन है आपके पास 4 + 1। तो देखो 4 + 1 में पहले एक बार 5 + 0 बनाओ। सही है, और इस एक को हटाकर इसके लिए क्या लगा दो, लॉन पेयर। तो ये आपके पास क्या शेप आ गई, ये आपके पास आ गई के शेप, या फिर वो जो सी शॉ वाला जुड़ा होता है उसकी तरह से शी शॉ से। सही है। सेकंड कंडीशन है आपके पास इसमें 3 + 2 बनाओ। सबसे पहले बना लो वही नॉर्मल ट्राइगोनल प्लेनर। लॉन पेयर चूंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं तो लो इस बार इन दो के ऊपर लॉन पेयर रखो। कैसी शेप आपको दिखाई दे रही है, आपको साफ साफ यहाँ पर टी शेप दिखाई दे रहा है। मैं बार बार इक्वेटोरियल पर लॉन पेयर रख रहा हूँ, क्यों, बेंट रूल की वजह से। कि बेंट ने कहा था कि लॉन पेयर कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पर। नेक्स्ट है आपके 2 + 3 की कंडीशन। 2 + 3 कंडीशन बना लें। क्या बन जाएगा, सारे के सारे इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड्स हट जाएंगे और उनकी जगह क्या लग जाएगा, लॉन पेयर, और शेप क्या बन जाएगी, लीनियर। क्योंकि लॉन पेयर डिसाइड तो कर रहा है शेप को,
लेकिन खुद को इंक्लूड थोड़ी करेंगे अपन, इसको लॉन पेयर तो लग जाएगा शेप के अंदर, इसको तो शो करेंगे नहीं अपन। तो टी शेप, के शेप और ये आपके लीनियर शेप। आई बात समझ में? तो ये आपके sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट केस की, इसमें अपन लेंगे n बराबर 6। हाइब्रिडेशन आएगा आपके पास sp3d। यहाँ पर जो सबसे पहला केस कंसिडर करेंगे बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का, वो है 6 + 0। और यहाँ पे भी आपको दो तरह की कंडीशन दिखाई देती है। एक इसकी शेप बताई जाती है ऑक्टाहेड्रल, जैसे SF6 वगैरह में बताते हैं अपन। और दूसरी इसकी शेप बताई जाती है स्क्वायर बाइपैरामीटर। सही है, जो कि आपके Xg, O2, F2 इन सब के अंदर आपके बताई जाती है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करता हूं इसमें। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, बात करते हैं 5 + 1। देखो ये था आपके पास स्क्वायर पैरामीटर। सही है, अब स्क्वायर पैरामीटर में जब एक बॉन्ड को हटाकर उसकी जगह एक लॉन पेयर लगा देंगे तो इसकी शेप आएगी आपके पास स्क्वायर पैरामीटर के अंदर जब एक बॉन्ड हटाकर उसकी जगह लॉन पेयर लगा देंगे तो उसकी शेप क्या आएगी आपके पास स्क्वायर पैरामीटर। और नेक्स्ट कंडीशन जो इसकी 4 + 2 है, इसके अंदर क्या करेंगे हम 4 + 2 के अंदर ये दो बॉन्ड्स हटाकर इसके लिए दो लॉन पेयर लगा देंगे और इसकी शेप क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर प्लेन। सही है, तो ये तीन कंडीशन आपके यहां बनती है इसमें n बराबर 6 के केसेस के अंदर। सही है, अब नेक्स्ट लास्ट केस की बात करते हैं अपन, केस नंबर 6, जहां पर n मिलेगा आपको 7, हाइब्रिडाइजेशन बताओगे आप sp3d3। और इसकी जो सबसे पहली कंडीशन है आपके पास वो है 7 + 0, यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने बॉन्ड होने चाहिए? सेंट्रल एटम के चारों तरफ 7 बॉन्ड। तो इसकी जो शेप आपके पास आती है वो आती है कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये आपका बनेगा पेंटागोनल बाइपैरामीटर। और पेंटागोनल बाइपैरामीटर के अंदर भी आपके दो तरह के बॉन्ड, एक ये एक्सियल बॉन्ड और दूसरे ये इक्विटोरियल बॉन्ड। यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड में परसेंटेज एक्स करेक्टर ज्यादा आता है, जबकि इक्विटोरियल बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए जो आपके लॉन पेयर वगैरह आते हैं, ये लॉन पेयर वगैरह आपके कहाँ कंसीडर किए जाएंगे? एक्सियल बॉन्ड के ऊपर कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो लॉन पेयर को रखेंगे, कहाँ रखेंगे? एक्सियल बॉन्ड्स के ऊपर लॉन पेयर को रखा जाएगा।
सही है। नेक्स्ट कंडीशन बनाता हूँ इसमें 6+1 की, और 6+1 जब बनाऊंगा तो सीधी सी बात है वही एक एक्सेल की जगह लॉन्ग पे रखना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से आपके शेप आएगा, सही है। इसको बोला जाता है आपके पेंटागोनल पायरामिडल, और कहीं कहीं इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अंदर जो नेक्स्ट कंडीशन आपको दिखाई देती है, नेक्स्ट कंडीशन आपको मिलती है वो 5+1 की मिलती है, यानी कि दोनों एक्सियल बॉन्ड्स के ऊपर जब लॉन्ग पेयर प्रेजेंट हो इसको बोला जाता है पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से लॉन्ग पेयर की वजह से शेप चेंज होती रहती है, और अपन 6 केसेस के अंदर इसको पढ़ते हैं। एक बात समझ में। अब अपन इसका एक लास्ट में चार्ट बना लेते हैं। एक चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा। इस चार्ट के अंदर जितना भी अपने पढ़ा उसको शॉर्ट पे लिखा हुआ है, सारे केसेस बना रखे हैं, सारे हाइब्रिडेशन में बना रखे हैं। चार्ट में सबसे पहले n=2 हाइब्रिडेशन sp केस 2+0 शेप बतानी है लीनियर, n=3 हाइब्रिडेशन sp2 केस 3+0 और 2+1 दो हो सकते हैं, 3+0 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर और 2+1 के लिए वी शेप या फिर बैंड शेप बतानी है। n=4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 केस बनेंगे 3, 4+0, 3+1, 2+2 और रेस्पेक्टिवली केस आपको टेट्राहाइड्रल, पायरामिडल, वी शेप आपको बताना है। फिफ्थ केस है आपके पास sp3d केस 5+0 और 4+1, 3+2 और 2+3 4 केस बनेंगे, और शेप आपके सामने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, के शेप, टी शेप और लीनियर आएगी। इसी तरह से दो केसेस और हैं। n=6 के लिए sp3d2 6+0, 5+1, 4+2 ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। n=7 के लिए sp3d3 7+0, 6+1, 5+2 शेप आपके पास आएगी पेंटागोनल बाइपायरामिडल, पेंटागोनल पायरामिडल जिसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल भी बोल सकते हैं, और 5+2 के लिए पेंटागोनल प्लेनर शेप आपके सामने आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके पोस्टुलेट फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आए, जो कि बॉन्ड मॉलिक्यूल की शेप से रिलेटेड है। नेक्स्ट तो इसके पोस्टुलेट रहेंगे वो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड रहेंगे, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।